नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेट व सीटेट के लिए हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जिस कारण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बिना किसी देरी के चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ऑप्शन है मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, बालक खिलौना पाकर हंसता है, पक्षी आकाश में उड़ते। देखिए, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, ये दो शब्द ऐसे हैं ना जो सुनने में बहुत आसान लगते हैं कि वह क्रिया जो कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, वह क्रिया जो बिना कर्म के होती है उसे अकर्मक कहते हैं। लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न आता है ना तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। लोगों के दिमाग में बहुत सारे अलग अलग विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि किस में कर्म है किस में नहीं है, और एग्जामिनर ऐसे प्रश्न घुमा घुमा के देता है ना कि यह कन्फ्यूजन उत्पन्न होना लाजमी है, उत्पन्न होगा ही होगा। जैसे सिंपल सा वाक्य दे दिया कि मंदाकिनी सोती है, तो लोग कहेंगे हाँ इसमें कर्म भैया नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है कि मंदाकिनी है कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है। लेकिन जैसे ही वो एग्जामिनर उसको घुमाएगा ना कि मंदाकिनी बेड पर सोती है, तो ऐसे ही लोगों को मन में आ जा रही मंदाकिनी बेड पर सोती है, यहाँ पे बेड आया मतलब बेड कर्म हो गया, तो ये तो सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आपके दिमाग में एक ख्याल आया ना वहीं पे आपको प्रश्न हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि बेड पर सो रही है तब पर भी वह कर्मक क्रिया ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हमने बताया था अपने सकर्मक कार्य करने वाले वीडियो में कि जब कर्ता कोई काम करे ना उस पर पूरा का पूरा जोर उस कर्ता पर ही पड़े, वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे दिया है कि मंदाकिनी सोती है, अब जब सो रही है तो सारा का सारा जोर किस पे पड़ रहा है? मंदाकिनी पड़ रहा है। जैसे ही इसमें लिख दिया एग्जामिनर कि मंदाकिनी बेड पर सोती है, तो बेड पर सोने से बेड पर थोड़ी जोर पड़ने लगेगा। कर्ता जो काम कर रहा है बेड पर सोने से भी तो मंदाकिनी पर ही जोर पड़ रहा है ना। और एक ट्रिक और भी हमने बताया था कि कर्म हमको पहचानने के लिए एक ट्रिक है कि जब कर्ता कोई काम कर रहा है ना उसको देखिए कि वह कर्म समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब कर्म समाप्त होगा या खराब होगा, दो में से एक होगा, तब वहाँ पे सकर्मक क्रिया रहेगी। यदि कर्ता काम कर रहा है और कर्म आपका ना समाप्त हो रहा है और नहीं आपका खराब हो रहा है, तब वहाँ पे अकर्मक क्रिया रहेगी। अब पहचानेंगे कैसे? देखिए, मंदाकिनी सोती है, यहाँ पे तो अकर्मक क्रिया है, ये तो आसानी से पहचान में आ जा रहा है। लेकिन जैसे ही कह दिया एग्जामिनर कि मंदाकिनी बेड पर सोती है, तो क्या बेड पर सोने से बेड खराब हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं ना कि बेड पर सोई रहेगी मंदाकिनी तो बेड खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं ना है। अब पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो आकाश में उड़ने से क्या आकाश खत्म होगा या खराब होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप दे दिया कि बालिका निबंध लिख रही है, अब यहाँ कहेंगे सर बालिका निबंध लिख रही है, तो लिखने से भी जो निबंध लिख रही है ये भी तो न खराब हो रहा है न नष्ट हो रहा है, न खराब हो रहा है न समाप्त हो रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए समाप्त हो रहा है। जो निबंध है ना, या निबंध लिखने की एक सीमा होती है कि ये 10 लाइन का निबंध होगा, 2 पेज का निबंध होगा, 4 पेज का निबंध होगा, वह निबंध धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जितना वो लिखती जा रही है, बालक लिखता जा रहा है, बालिका लिखती जा रही है, उतना निबंध क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा निबंध समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सकर्मक क्रिया का वाक्य पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बालिका निबंध लिख रही है, यह सकर्मक क्रिया है और बाकी तीनों अकर्मक क्रिया है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है अमित शब्द का विलोम है। ऑप्शन है सुमित, कुमित, परिमित या दुर्मित। देखिए, जो अमित शब्द है ना, अमित का विलोम होता है परिमित, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्न में तुकांत शब्द युग्म है। ऑप्शन है हाथी पृथ्वी, पुत्र पूप, मोर मृग, बाल खोल। तो देखिए, तुकांत शब्द आया। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि तुकांत शब्द उसे कहते हैं ना कि जिसके अंत में तुक बैठे। जैसे कोई भी शब्द लीजिए और 2 शब्द ले लीजिए और दोनों शब्दों के अगर लास्ट में तुक बैठ रहा है, उच्चारण में समान ध्वनि निकल रही है, ठीक है ना, उसे मिलती जुलती ध्वनि निकल रही है, तो उसे हम तुकांत शब्द कहते हैं। तो देखिए, हाथी पृथ्वी निकल रही ध्वनि, अब वहाँ कहाँ थी निकल रहा है, कहाँ पे भी निकल रहा है, इसलिए नहीं होगा। पुत्र पूप, देखिए अब यहाँ पे त्र की ध्वनि निकल रही है, यहाँ पे प की ध्वनि ये भी नहीं होगा। मोर मृग ये भी नहीं निकल रहा है, यहाँ पे र है, यहाँ पे ग है। लेकिन यहाँ पे देखिए बाल खोल, यहाँ देखिए ल की ध्वनि निकल रही, बाल खोल, लास्ट में तुक बैठक नहीं बोला, बाल खोल, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है अधर का अर्थ होगा, मतलब कि अधर का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है ऊपर का ओठ, नीचे, ऊपर या नीचे का ओठ। तो देखिए हमारे पास 2 ओठ होते हैं ना, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो जो अधर होता है ना,
अधर का अर्थ होता है नीचे का ओठ। जो भगवान श्री कृष्ण थे ना, वो मुरली कहाँ रख के बजाते थे? अपने अधर पर। अधर मतलब होता है नीचे का ओठ। अपने मुरली को अधर पर रखते थे और उसको बजाते थे, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही जगह। अधर का अर्थ होता है नीचे का ओठ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है तरंग शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है पुष्कर, कूल, जलधि या उर्मी। तो देखिए जो तरंग शब्द है ना, तरंग शब्द का पर्यायवाची होता है उर्मी। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है, कहने का तात्पर्य है जो यह लोकोक्ति दिया गया ना कि तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो देखिए तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ होता है ना कि जो आपके सामने वाला आपके साथ यदि चालाकी कर रहा है ना, तो उसका जवाब यह चालाकी से दीजिए। मतलब कि ये लोग कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब कि तुम जो समझ रहे हो ना उससे मैं आगे आगे चल रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा उत्तर कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो ना, आप प्रैक्टिस सेट को अभी से लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। कह रहा है गिरिध शब्द का तद्भव रूप है, मतलब कि गिरिध शब्द आपका तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या होगा? ऑप्शन है गीधना, गिरिध, गिंधी या गीध। देखिए गिरिध का जो तद्भव होता है ना वो होता है गीध। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्न शब्दों में से देशज भाषा है। कहने का तात्पर्य है कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा शब्द देशज भाषा का है? ऑप्शन है कल्पना, डिभरी, जागरण या पुष्कर। तो देखिए जो नीचे ऑप्शन दिया गया ना उसमें से ऑप्शन बी वाला जो दिया है तो डिभरी, ये आपका देशज भाषा का शब्द है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। डिभरी जानते हैं ना, वही डिभरी जिसको कहते थे, जो दिया होती थी ना, जो बोतल में लोग मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल डाल के कपड़ा वपड़ा जला के बाती लगा के जलाते थे, उसी को हम लोग कहते हैं डिबरी। ठीक है ना, देशज भाषा का शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है लाटानुप्रास, रूपक, श्लेष या वक्रोक्ति। तो देखिए जो ऊपर पंक्ति दी गई है ना, यह पंक्ति मीराबाई की है, लेकिन यहाँ पे अलंकार पूछा है। तो अलंकार हमने बताया था कि जब उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप हो, ठीक है ना, जब उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है? राम रतन धन पायो, मतलब कि राम और रतन, यहाँ उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है महोर्मी का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है महतधन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन उर्मी, महतधन मर्मी। तो देखिए महोर्मी जो शब्द है ना, ये आपका गुण संधि का उदाहरण है, और गुण संधि में नियम होता है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद उ या उ, मतलब छोटा उ या बड़ा उ आए, तब वहाँ पे दोनों मिलकर क्या जाते हैं? ओ हो जाते हैं, मतलब कि ओ। अब देखिए एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए अब यहाँ पे दोनों दे दिया, मतलब कि अ या आ के बाद छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है, दोनों के मिलाने से ओ ही बनेगा। अब महाधन उर्मी एक बार छोटा उ दे दिया है और एक बार बड़ा उ दे दिया है, अब बनेगा दोनों का जोड़ने पर महोर्मी ही। लेकिन संधि विच्छेद सही किसका होगा ये पहचानना बड़ा कठिन है। तो इसमें करना क्या है, आपको जब संधि विच्छेद करें ना तो आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि जैसे कि जो शब्द दिया गया है उसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या निकल रहा है। जब जोड़ना, जैसे कि अब जब जोड़ेंगे तो संधि तो यही बन जाएगा, लेकिन संधि विच्छेद करे जो अलग अलग शब्द बनेगा उसका भी अर्थ उससे मिलते जुलते निकलना चाहिए। देखिए महोर्मी शब्द जो दिया है ना, महोर्मी का अर्थ होता है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें। ठीक है ना, और जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि तरंग का पर्यायवाची क्या होता है? तरंग का पर्यायवाची होता है उर्मी। जब संधि विच्छेद करेंगे ना तो यहाँ पे बड़ा उ वाला होगा, क्यों? क्योंकि बड़ा उर्मी जो होता है उसका अर्थ होता है तरंगे, और जब महोर्मी जब मिला देंगे, संधि कर देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है समष्टि का विपरार्थी शब्द है। ऑप्शन है विशिष्ट, अपुष्टि, अशिष्ट या व्यष्टि। देखिए समष्टि जो है ना, समष्टि का विपरार्थी मतलब विलोम शब्द होता है व्यष्टि। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 पर्णकुटी शब्द का समास है। कहने का तात्पर्य है कि पर्णकुटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या बहुव्रीहि। तो देखिए
पर्णकुटी। अब पर्णकुटी का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पत्तों से बनी कुटी, पत्तों से बनी कुटी, पत्तों की कुटिया को पर्णकुटी कहा जाता है। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आया नहीं आया, से आया ना, पत्तों से बनी कुटी, तो से किस में होता है, विभक्ति। जब हम बताए थे ना कि जब समास विग्रह करने पे विभक्ति आए और समास करने पर विभक्ति का लोप हो जाए तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कविता शिक्षण में कौन सा तत्व गद्य से अलग करता है। कहने का तात्पर्य है कि कविता शिक्षण में, कविता मतलब पद्य, ठीक है, पद्य को कौन सा ऐसा तत्व है जो गद्य से अलग करता है, पद्य और गद्य में अंतर कौन दिखाता है। ऑप्शन है भाषा प्रयोग की छटाएं, गेयता, भाषा सौष्ठव में महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि। तो देखिए गद्य और पद्य में एक ही चीज अंतर करता है ना कि वहाँ पे जब पद्य पढ़ा जाता है तो उसमें लय से पढ़ा जाता है, उसको गेता गाना की तरह पढ़ा जाता है, ठीक है, उसमें लय बैठाकर गेता के रूप में पढ़ा जाता है। लेकिन जो गद्य होता है ना उसमें गेता नहीं होती, उसमें आप कहानी की तरह पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कविता शिक्षण के तत्व को गेता गद्य से अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों से पढ़ने की वस्तु है, साधक हैं या बाधक हैं। तो देखिए जो पत्र पत्रिकाएं हैं ना, देखिए यह अगर जिस भाषा में रहेंगी, जैसे अगर पत्र पत्रिकाएं आपकी हिंदी भाषा में है, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको हिंदी भाषा सीखने में क्या होगी, वो साधक होगी, आपको हिंदी भाषा समझ में आएगी। तो पत्र पत्रिकाएं आप जो भाषा सीखना है उस भाषा में रहेंगी ना, तो आपको भाषा सीखने में साधक होंगे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16 रिक्त स्थान ने कहा है। कहने का तात्पर्य है कि किसने कहा है कविता के मूल में जीवन की आलोचना है, मतलब कि कविता का मूल में जीवन की आलोचना, ये पंक्ति किसने कहा है। ऑप्शन है प्रेमचंद, शेक्सपियर, आर्नोल्ड, पावलोव। देखिए ये पंक्ति दी गई ना, कविता के मूल में जीवन की आलोचना है, यह पंक्ति आर्नोल्ड ने कही है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17 कह रहा बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है क्या है। प्रश्नों को उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री, मतलब यहाँ गी नहीं, थोड़ा मिस टाइप हो गया है, गई रहेगा, ठीक है ना, पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुतलेख या लिखित परीक्षा। देखिए बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है ना कि उससे प्रश्न पूछना। जैसे आप कोई भाषा सिखा रहे हैं, उसके बारे में जब जैसे भाषा सिखाया जा रहा है तो उस भाषा के सिखाने जितना सिखा लिए उससे संबंधित आप कोई प्रश्न पूछिए, ठीक है ना। तब जब प्रश्न पूछेंगे जो उत्तर देगा तो आपको समझ में आएगा वो कितना सीखा कितना नहीं। और पढ़ी गई सामग्री, जैसे कि जिस सामग्री से आप पढ़ रहे हैं, जैसे किताब लिए हैं या कोई भी सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, उत्तर देगा। तो यह तरीका जो है ना सबसे प्रभावी तरीका है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बच्चों की भाषा के आकलन का जो सर्वाधिक प्रभावी तरीका है कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या केवल वस्तुनिष्ठ मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन होता है जो ना के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो देखिए भाषा के व्याकरण की समझ को आंकना है ना तो आपको संदर्भ परक प्रश्न पूछना पड़ेगा, मतलब कि जिस संदर्भ में आप प्रश्न पूछेंगे उस संदर्भ में सामने वाला उत्तर देगा। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। कहने का तात्पर्य है जो मौखिक भाषा होती है उसको आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है, उसको कैसे हम आंक सकते हैं। ऑप्शन है अंत्याक्षरी, प्रश्नों के स्वयंसुधा उत्तर देना, अनुभव बांटना व बातचीत, किताब पढ़ना। तो देखिए जो मौखिक भाषा है ना जो उसको आकलन करना है तो उसका जो सर्वोत्तम तरीका होता है अनुभव बांटना और बातचीत करना। तो इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अनुभव बांटना व बातचीत करना मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है आकलन। अब तब से हम लोग आकलन पढ़ रहे हैं। अब आकलन क्या है अब पूछ दिया, मौखिक भाषा नापने का आकलन क्या है, लिखित भाषा का आकलन क्या है, आंकना क्या है। तो आकलन ही पूछ दिया कि आकलन किसे कहते हैं। ऑप्शन है केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, शिक्षक केंद्रित होता है। अब आकलन क्या होता है, देखिए आकलन है जो ना वो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है
राजभाषा का तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है राजभाषा किसे कहते हैं। ऑप्शन है देश की सांस्कृतिक भाषा, देश की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, आदर्श एवं परिनिष्ठित भाषा। तो देखिए जो राजभाषा होती है ना वो सरकारी कामकाज वाली भाषा होती है, जिस राज्य की जो भाषा होती है उसके सरकारी काम में उस भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है सरपंच, पांचवा, प्रपंच या पहुंच। देखिए तो विशेषण शब्द है ना, विशेषण शब्द इसमें ऑप्शन बी वाला है पांचवा। अभी कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण का क्या होता है कि वह किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता में मतलब कि सिर्फ अच्छाई नहीं आएगी, हम बार बार कहते हैं विशेषता सुनने से आप लोग कन्फ्यूज मत होया करिए कि विशेषता बताना मतलब अच्छाई बताएगा तभी विशेषण, नहीं। कमी को बताए, दोष को बताए, गुण को बताए, कोई भी बताए, क्रम बताए, ठीक है ना, क्रम भी बताता है। देखिए यहाँ पे जो पांचवा शब्द क्या बता रहा है, क्रम बता रहा है ना, तो क्रम बताए, उसकी स्थिति बताए, तब भी वहाँ पे विशेषण होता है, ठीक है ना। यदि आपको डिटेल में विशेषण पढ़ना है तो हमारा विशेषण वाला वीडियो देख लीजिए, हमने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो जो पांचवा है ये विशेषण है और ये बाकी तीनों नहीं है। और कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 23 कह रहा तोड़ती पत्थर कविता है ना, यह कविता किस कवि की है। ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए ये जो तोड़ती पत्थर कविता है ना ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत ही मशहूर कविता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 24 कह रहा सूरदास के गुरु कौन थे। बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत से लोगों को पता होगा कौन थे। ऑप्शन है रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो देखिए सूरदास के जो गुरु थे ना वो थे आपके वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 25 कह रहा तट का पर्यायवाची है। ऑप्शन है नीर, अलख, कमार या निकेत। तो देखिए जो तट है ना तट का पर्यायवाची कमार भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है अधर्म का अर्थ होगा नियम विरुद्ध आचरण, कानून के विरुद्ध कार्य, अत्याचार करना, धर्म के विपरीत कार्य करना। तो देखिए जो अधर्म शब्द है, अब अधर्म शब्द धर्म का उल्टा है, तो धर्म क्या होता है, अच्छे अच्छे काम करना। अब जो धर्म बना दिया गया, धर्म के यदि उल्टा काम करेंगे तो वो अधर्म हो जाएगा। धर्म के विपरीत कार्य जो भी होगा ना उसे अधर्म कहते हैं। तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 27 कह रहा है अजीर का अर्थ यदि आंगन है तो अजर का अर्थ होगा। मतलब अजीर का अर्थ यदि आंगन है तो अजर का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है चीर युवा, चीर महान, बुढ़ापा या बचपन। तो देखिए जो अजर होता है ना, अजर का अर्थ होता है चीर युवा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। नहीं लोग कहते हैं हम अजर अमर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 28 कह रहा अब चला नहीं जाता किस प्रकार का वाच्य है। ऑप्शन है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तव्यवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब चला नहीं जाता हमने बताया था ना, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता रहे वहाँ पे कर्तव्यवाच्य, जहाँ पे कर्म की प्रधानता रहे वहाँ पे कर्मवाच्य, जहाँ पे भाव की प्रधानता रहे वहाँ पे भाववाच्य। तो यह शब्द पढ़ने से, तो यह वाक्य पढ़ने से आपको किसकी प्रधानता नजर आ रही है, कर्ता की, कर्म की या भाव की। आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, यही ना भैया वो चलने में असमर्थ है, वहाँ असमर्थता का हमको भाव नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 29 कह रहा स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो देखिए स्त्रीत्व है जो ना, स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 30 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है लोकमंगल में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। देखिए यहाँ पे फिर आ गया ना लोकमंगल, हमने अभी ऊपर बताया कि जब आप समास विग्रह करें उसमें आपको विभक्ति नजर आए और समास करने पर विभक्ति का लोप हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। अब इसका समास विग्रह करिए, लोकमंगल का समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, लोक के लिए मंगल, लोक का मंगल, लोक मतलब तो संसार और मंगल मतलब अच्छा। नहीं लोग कहते हैं अरे लोक मंगल काम कर रहे हैं, मतलब कि लोक के लिए, जगत के लिए, संसार के लिए अच्छाई वाला काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है। ऑप्शन है राजेंद्र यादव, प्रसाद, प्रेमचंद या रांगे राघव। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है
कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।